Assalamu alaikum dear all community, hope you all are good and fine. So today we will discuss about scope of microorganisms. So let's start with its definition. Microorganisms or microbes can be beneficial as well as harmful in many ways. Microorganisms और microbes you can call both. ये जो है microorganisms ये as well as beneficial भी हैं और harmful भी हैं, ठीक है, बहुत से तरीक़ों से, यानी कि हमें बहुत से तरीक़ों से फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं लेकिन बहुत से तरीक़ों से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बेनिफिट्स यानी कि इसके फ़ायदे भी हैं एंड हार्मफुल यानी कि इसके नुकसानात भी हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो एक अहम पार्ट मतलब अहम किरदार अदा करते हैं इकोसिस्टम में एंड पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, और किस में पार्टिसिपेट करते हैं, मिनरल्स की प्रोडक्शन में एंड गैसेस की प्रोडक्शन में, लाइक कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारा इकोसिस्टम बनाने में, ठीक है। अब उसमें हमारे इकोसिस्टम में किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ये फर्स्ट वन करते हैं रिप्रोडक्शन में मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल्स आपको पता है हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारे लिए प्लांट्स के लिए, तो उनकी रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प आउट करते हैं। और गैसेस में कौन कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप लोगों को पता है प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी है, एंड ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बेनिफिट्स। दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन स्पेल्स थोड़ी गलत है, ठीक है, वो ठीक कर लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन एंड डीकम्पोजिशन। अच्छा, ये और इनका जो किरदार है वो और किस किस में है, प्रोडक्शन में है, फर्टिलाइजेशन में और डीकम्पोजिशन। ये अलग अलग टॉपिक्स का आपको पता है। डीकम्पोजिशन किसको कहते हैं, डिकम्पोज होने को, प्रोडक्शन किसी चीज़ के पैदावार को, यानी कि बहुत से, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो और ऑक्सीजन है उसकी प्रोडक्शन में, मिनरल्स की प्रोडक्शन में, सेम एज इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपको पता है खादों के तौर पे कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना अहम किरदार है, ठीक है। ऑल्सो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम थ्रू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा ये इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, किस तरह, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का पता है, यानी कि हम किसी चीज़ को फ़ायदा देंगे, इन रिटर्न उससे भी अपना जो है फ़ायदा लेंगे, ठीक है। यानी कि हम किसी चीज़ को किसी भी प्लांट के किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज़म को कोई चीज़ दे रहे हैं और इन रिटर्न उससे वो चीज़ ले रहे हैं कोई और जो हमें चाहिए, ठीक है। ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। ये इस तरह इनडायरेक्टली इफेक्ट भी करते हैं हमारे इकोसिस्टम को। और डायरेक्टली ये क्या क्या चीज़ें करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किस किस चीज़ की, गैसेस की करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन हो गए, मिनरल्स की प्रोडक्शन हो गई, फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, डीकम्पोजिशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये सब किरदार कौन अदा करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिनसे हमारा इकोसिस्टम बनता है। फर्स्ट इसका बेनिफिट देखेंगे क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो सबसे अहम किरदार जो अदा करते हैं वो किस में है, फूड और डेयरी इंडस्ट्रीज़ में। अब उसमें कैसे है वो देखते हैं। वो यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म फॉर फूड एंड डेयरी प्रोडक्शंस, ठीक है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हैं फूड और डेयरी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर मेनली यूज इन फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, इस तरह की, ब्रेड हो गई और बन्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये खाने के लिए ऑब्वियसली यूज़ होते हैं फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म में जो मेनली ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस और ईस्ट, ठीक है। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, ईस्ट और लैक्टोबैसिलस। अब कैसे कैसे हैं ये हम देखेंगे। लैक्टोबैसिलस फर्स्ट देखते हैं। लैक्टोबैसिलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, ठीक है। जो लैक्टोबैसिलस है वो एक हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया, क्योंकि अब मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि ये दूध को दही में बनाने में हेल्प करता है। अब आपको पता है हर घर में हम खुद दूध से दही बना रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट फ्रेंडली बैक्टीरिया। सो कैसे, अब दूध है, ठीक है, उसको हम नीम गरम करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रोसीजर समझाती हूँ। दूध को हम लोगों ने नीम गरम कर लिया, ठीक है, यानी कि हल्का सा गरम करना है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स को, मदर्स को पता होता है, वो उंगली डाल कर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। खैर, दूध को हमने नीम गरम कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करते हैं, दही को ही, थोड़े से दही को उसमें डालते हैं, यही प्रोसीजर होता है। दही को उसमें डालते हैं और फिर उसको रख लेते हैं, सुबह तक वो दही बन जाता है। कैसे,
जो दही हम उसमें डालते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऑलरेडी दही के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दूध को हमने जब नीम गर्म कर लिया तो उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस टाइम नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दही का जो 1 चम्मच या थोड़ा सा उसके अंदर डाला दूध में, तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस था। जब वो दूध के अंदर गया, दही के थ्रू दूध के अंदर गया, तो वहाँ जाकर वो क्या करेगा, दही बनाना शुरू कर देगा। कैसे? दूध में बेसिकली होती हैं स्ट्रेट चेन होती हैं, ठीक है। दूध में स्ट्रेट और जो है इरेगुलर चेन्स का पता है ना आप लोगों को, स्ट्रेट चेन होती है। जो लैक्टोबैसिलस दूध के दही के अंदर था, वो जब दूध के अंदर गया तो उसने क्या किया, जो स्ट्रेट चेन है ना दूध के अंदर मिल्क की, तो उसको उसने इरेगुलर बनाना शुरू कर दिया। जब वो इरेगुलर बनना शुरू हो गई तो वो क्या बन गया, दही। तो सुबह तक जी हमें दही मिल जाता है। जैसे ही मैंने लिखा हुआ है मिल्क के नीचे स्ट्रेट चेन, मिल्क जो होता है उसमें स्ट्रेट चेन होती है तभी वो इतना थिन टाइप होता है, ठीक है। लेकिन जब लैक्टोबैसिलस दही के थ्रू उस दूध के अंदर चला गया, तो ये जो कन्वर्जन है इस प्रोसीजर में, इस लाइन के अंदर आप ये सोच लें कि इसमें क्या होगा कि लैक्टोबैसिलस दूध की स्ट्रेट चेन को इरेगुलर चेन में कन्वर्ट कर देगा और फिर क्या बन जाएगा, उसे दही बन जाएगा, सिंपल। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट स्ट्रेट चेन ऑफ मिल्क प्रोटीन इनटू इरेगुलर फॉर्म एंड फॉर्म कर्ड। यानी लैक्टोबैसिलस क्या करता है, स्ट्रेट चेन को, मिल्क की जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी स्ट्रेट चेन को क्या करता है, इरेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और दूध से क्या बना लेता है, दही, मिल्क से कर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कर्ड के फंक्शन क्या है, दही हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो कर्ड इज़ यूज्ड इन फूड एंड वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, एट वेरी लार्ज स्केल। ये दही आप लोगों को पता है हम खाने के तौर पे यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। खाने में डालना है तो दही, खाने के साथ खाना है तो दही, वैसे खाना है दही, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन, ठीक है। मोस्टली ऐसे हो जाता है कि हमारा स्टमक हीटअप हो जाता है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं, हीटअप हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत लाइट सी चीज़ खाते हैं, सुबह सुबह उठ के दही खा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए भी दही यूज़ होता है इस तरह। यानी कि हम जब बहुत सी ऑयली या स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं उसके बाद हमारा स्टमक हमें मतलब आपको पता है कि जलन सी होना स्टार्ट हो जाती है और मतलब कुछ नहीं और खाया जाता है, तो हम इस तरह लाइट चीज़ खाते हैं, जैसे कि दही खा लेते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ईस्ट क्या करती है। ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ईस्ट जो है वो एक अहम माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड प्रोडक्शन, जो कि बहुत अहम किरदार अदा करती है स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन में, डेयरी प्रोडक्ट्स की। अब कैसे, यानी कि हम नॉर्मल सी चीज़ें ना, डेयरी बन्स हो गए, ब्रेड बनाने में, हर चीज़ में किसका, ईस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे, वो भी आपको पता होगा, अभी तक शायद समझ भी आ गई हो। फंक्शन देखते हैं इसका। ईस्ट इज़ यूज्ड इन ब्रेड एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन। देखा, ईस्ट जो है वो ब्रेड्स में और मोस्टली अदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में यूज़ होती है। कैसे, अब देखते हैं। When yeast is transferred in wheat and then it is mashed, जब हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। Yeast convert wheat into elastic structure and at that time carbon dioxide release which swells the wheat and elastic structure, the foam structure is used to form bread, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब wheat है, ठीक है, अब हमने क्या किया, उसके अंदर ईस्ट को डाल के उसको डो बना दी, उसको गूंद दिया, उसकी डो बना दी। जो ईस्ट है ना वो क्या करेगी, उस आटे का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको इलास्टिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगी, यानी स्ट्रेचेबल, खींचने से लंबा होता है, जैसे स्वेल कर देगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको गूंद कर उसको बिल्कुल कवर कर देते हैं किसी कपड़े से, यानी कि इसमें बिल्कुल भी हवा ना आ जाए, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब देखते हैं वो जो थोड़ा सा होता है ना बाउल में आटा, वो इतना ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। कैसे, वो इतना स्वेल कैसे हो जाता है, इतना इलास्टिक कैसे हो जाता है, जो उसमें यीस्ट डाली है वो उसको कर देता है, ठीक है। कैसे करता है, अब ये डायग्राम से देख लेते हैं, या तो मैं आपको वैसे ही पहले बता देती हूँ। जब ईस्ट हम डालते हैं ना वीट के अंदर, ठीक है, और पानी डालते हैं, पानी डाल के जब हम उसे गूंदते हैं, डो बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से रिलीज़ हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी ना, वो क्या करेगी, आटे को स्वेल कर देगी, फुला देगी, ठीक है। देखें डायग्राम साथ ही बनी हुई है, आटे को स्वेल कर देगी, जिससे जो थोड़ा सा, और इसी तरह होता है जैसे मैंने डायग्राम में बनाया, पहले वीट आटा कितना सा, थोड़ा सा कतरा सा, थोड़ा सा, लेकिन आफ्टर स्वेलिंग वो कितना ज़्यादा हो जाता है। फिर हम उसे ब्रेड में ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होती है, तभी वो इतनी सॉफ्ट सी ब्रेड बनती है। एक आटे से आप रोटी बनाए और इस आटे से आप ब्रेड बनाए, दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है। रोटी कितनी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर ब्रेड कितनी सॉफ्ट होती है, तो ये इसी वजह से होती है, ईस्ट डलने की वजह से। इसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शन है डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा, वो देखते हैं। ईस्ट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बियर,
एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि ईस्ट जो है वो इसके अलावा वाइन बनाने में, बियर और भी बेकरी के बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए भी यूज़ होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस का भी आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता पूछ ले या मैं नीचे बता देती हूँ, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, ईस्ट को जब हम ग्लूकोज के साथ जो जमा करते मतलब मिलाते हैं ना, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब इस प्रोसेस के दरमियान होता क्या है, अ प्रोसेस इन विच ईस्ट यूज ग्लूकोज एज एनर्जी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या करें, ये कैसा फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ईस्ट को और ग्लूकोज को एज एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं इन दोनों को, और इसके इन रिटर्न क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल यूज़ होता है, निकलता है सॉरी, एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये अभी हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक को लेके चल रहे हैं, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को, फर्स्ट जो पॉइंट था, ठीक है, बेनिफिट्स का। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं एग्रीकल्चर, सेकंड वन इज़, होपफुली आपको पिछला समझ आया होगा। एग्रीकल्चर में देखते हैं कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेल्प आउट करते हैं हमारी। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी इम्प्रूव फर्टिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी फसलों को बेहतर बनाते हैं, किसके थ्रू, पौधों और जानवरों को शामिल करके, ठीक है। यानी कि इन किसकी इन्वॉल्वमेंट से, पौधों और जानवर, एनिमल्स और प्लांट्स की इन्वॉल्वमेंट से हम अपनी फसलों को बेहतर बनाएंगे। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं, एनिमल माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चर माइक्रो। इसके तीन नाम हैं, ठीक है, किसी भी नेम से आपको आ सकती है, आपने यही बताना है। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी आर यूज्ड फॉर टू इंक्रीज़ फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी इंक्रीज़ यानी कि जो उसकी पैदावार है जो वो इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, एंड टू इंक्रीज़ इट्स एब्जॉर्प्शन लेवल, ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करने का जो लेवल है ना वो भी इंक्रीज़ करती है और उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करती है। जरखेज़ बनाने में भी मदद करती है। एक ज़मीन होती है बंजर होती है, यानी जिस पे पौधे वगैरह नहीं उग सकते, फसलें तो दूर की बात है, ठीक है, नहीं उग सकती, बंजर होती है। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ना, उसको जरखेज़, उस ज़मीन को बेहतर बनाने में, जरखेज़ बनाने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, यानी कि वो जो है वहाँ पे फसलें उग सकें, और एब्जॉर्प्शन लेवल भी इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर सके, जो खाद हम डालते हैं उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके ज़मीन, वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस काबिल बनाते हैं। ये एग्जांपल में आप लोग देख लें, ये प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, ठीक है, इसमें ये जो मैंने ब्लू कलर के डॉट्स बनाए ना, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो बैक्टीरियाज़ होते हैं ना, ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंक्रीज़ करते हैं और फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जरखेज़ी को इंक्रीज़ करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा साइकिल आप लोगों ने, मैं भी पढ़ा, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो सम बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, विच इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंक्रीज प्लांट्स फर्टिलिटी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। नाइट्रोजन साइकिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन साइकिल में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताया गया, उसमें ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मैंने नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको देखना है वो जाके वो उसको देख ली, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर इन्वायरमेंट। ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंट में। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या किरदार अदा करते हैं। सो फंक्शंस आर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मैनी फंक्शंस इन आवर इन्वायरमेंट सच एज used to clean waste products or contaminant from biodegradable and non-biodegradable and petroleum industries। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट में कैसे यूज़ होते हैं, क्लीन, साफ़ करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और कंटेमिनेंट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आता है इन सब जगहों से, उसको साफ़ करने में भी क्या कौन यूज़ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड COD मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये दो कैसे यूज़ होते हैं, किस चीज़ में, बोथ आर यूज टू चेक प्योरिटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। अच्छा, पानी में किस किस चीज़ को चेक करने के लिए, प्योरिटी को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करने के लिए क्या क्या यूज़ होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD। ये दो प्रोसीजर जो हैं वो यूज़ होते हैं प्योरिटी को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी में चेक करने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी सिर्फ इतना सही था, आप लोग खुद से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़
इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, वाइटामिन एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छा इंडस्ट्रीज़ में, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या क्या कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं किस किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में? एंटीबायोटिक्स को, स्टीरॉइड्स को, अल्कोहल को, वाइटामिन को और ए मीन्स अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। यानी कि ये इतनी अहम अहम चीज़ें हैं जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म। वो खुद तो नहीं करते लेकिन वो हेल्प आउट ज़रूर करते हैं, ठीक है। Fifth one is genetics, which is one of my favorite topic. So genetics, microorganisms are mainly used in genetic. Microorganism है वो genetics में यूज़ होते हैं ज़्यादातर, किस में? जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म, द बैक्टीरिया यूज इन जेनेटिक्स इज ई कोलाई, यानी ई कोलाई जो है ये बैक्टीरिया जेनेटिक्स में यूज़ होता है और बहुत ही हाई लेवल पे यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है इसके फंक्शन देखते हैं। एज अ वेक्टर ई कोलाई यूज़ होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या करना है कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, अपनी पसंदीदा चीज़ को, ठीक है। जो हमें चीज़ चाहिए वो चीज़ हमने प्रोड्यूस करनी है। तो हम क्या करते हैं कि ई कोलाई का पार्ट छोटा सा ले लेते हैं, निकाल देते हैं। ई कोलाई के पूरे सेल में छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं, उसमें अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाल देते हैं, उसकी प्रोडक्शन करवा लेते हैं और हमें अपनी पसंद के हज़ारों सेल्स, मल्टीपल सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर अब ये आप लोग डायग्राम्स देखो, ये ई कोलाई, एशेरिशिया कोलाई, ठीक है। ये बैक्टीरिया किस में? जेनेटिक्स में यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन के लिए, हमारी पसंदीदा चीज़ें जैसे कि इंसुलिन, हार्मोन्स, वैक्सीन, जो जो चीज़ हमने प्रोड्यूस करवानी है उसके लिए। अब ये ई कोलाई का पूरा सर्कल है सेल। अब मैंने ये छोटे से 2 पेन से मार्क किया, इतना सा हिस्सा जो है ना निकाल के एरो के साथ मैंने आगे किया, इतना सा हिस्सा हम इसमें से निकाल देते हैं, साइड पे कर लेते हैं। बाकी जो एरो के बाद हमारे पास जो बच्चा है वो एशेरिशिया कोलाई हाफ है, यानी इसमें से पिंच ऑफ पार्ट जो है उसको हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इस पार्ट को हमने निकाल के बाकी जो बचा उसके साथ हमने जितना हमने निकाला था ना उतना जो जीन हमें चाहिए, यानी कि अगर हमें ना कोई हार्मोन चाहिए, ठीक है, तो हमने इतना सा पार्ट जो हम लोगों ने ई कोलाई में से निकाला था उतना सा हमने हार्मोन का उसकी प्रोडक्शन के लिए हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के ई कोलाई की पूरे पार्ट के साथ अटैच कर देना, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के वो देखें, वो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो कौन सा है? वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें चाहिए। जो ब्लैक वाला है वो ई कोलाई था, ठीक है। अब इन दोनों को जो है हम जब सेल में इंड्यूस कर देंगे किसी भी बॉडी में तो वो जाके प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? मल्टीपल प्रोडक्शंस हो जाएंगी और जो हमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, अब ये एक जो सर्कल है समझ लें, ई कोलाई और जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलके एक सेल हज़ारों सेल्स बनाएगा, ठीक है, अपनी कॉपीज़ बनाएगा। तो जो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना अब हमें हज़ारों सेल में से मिल जाएगा, यानी कि एक छोटी सी जीन से हम ई कोलाई के साथ मिला के हज़ारों जीन हासिल कर सकते हैं अपने पसंदीदा। आप समझ आइए प्रोसीजर, बहुत मज़े का जेनेटिक्स। अब किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, किसी भी इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, जैसे हमें कोविड था उसके लिए इंसुलिन हमने इंजेक्शन लगाए थे ना, तो इस तरह, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए हम इसी तरह हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। छोटा सा हार्मोन जी है वो इसके साथ जोड़ के ई कोलाई के साथ, तो फिर उसको किसी सेल में डाल देते हैं, वहाँ पे मल्टीपल प्रोड्यूस होता है, फिर वहाँ से हम हार्मोन्स निकाल लेते हैं। सो एंटीबायोटिक्स के लिए और वैक्सीन्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Sixth one is immunology, in which we study about immune system, antibodies etc. which protect the body from pathogen, ठीक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो और भी हेल्प आउट करते हैं इम्यूनोलॉजी में, जैसे हमारे इम्यून सिस्टम में की स्टडी करते हैं हम, इसमें एंटीबॉडीज़ की स्टडी करते हैं। और एंटीबॉडीज़ आपको पता है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन जो बाहर से आते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आता है हमें हार्म पहुंचाने के लिए, तो हमारी एंटीबॉडी जो है वो इन रिटर्न उससे लड़ के हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ में हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें भी हेल्प आउट करते हैं। अब लास्ट पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स आपको पता है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ 2/3 पार्ट, यानी कि एक अगर आप चम्मच ले लेते हैं, एग्जांपल है, ठीक है, टीस्पून ले लेते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल देना, 1/3 पार्ट उस स्पून का, ठीक है। तो समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स में इतना ज़्यादा पार्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना ज़्यादा अहम रोल है मेडिसिन्स में, ठीक है।
मैनी एंटीबायोटिक्स आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फर्मेंटेशन। कुछ जो है ना, बहुत सी मेडिसिन जो हैं वो नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, यानी हमें इंड्यूस नहीं करवाने पड़ते, हमें लेबॉर्ट्री में वो इतना कुछ नहीं, वो नेचुरली तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं मेडिसिन, ठीक है। इस प्रोसीजर के थ्रू, फर्मेंटेशन के प्रोसीजर जो कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, ठीक है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक्स बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और बहुत ज़्यादा, यानी कि एक एंटीबायोटिक्स में अगर 100% लगते हैं तो 75% जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना अहम किरदार अदा करते हैं किस किस चीज़ में, जैसे इम्यूनोलॉजी में करते हैं, मेडिसिन्स में करते हैं, इन्वायरमेंट में करते हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में, जेनेटिक्स में। इसके अलावा भी इसके बहुत से इंपॉर्टेंट रोल हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट जो थे वो डिस्कस कर लिए आप लोगों से, ठीक है। और जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो चीज़ इसमें नहीं समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी अगेन। और कोई डिसाइरेबल टॉपिक हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर उस पर अपलोड कर दूँगी। और बस दुआ में याद रखा करें और वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें भाई, वीडियोस को शेयर किया करें, यही बहुत है आप लोगों की तरफ से। और थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।